इस उम्र में भी आप इतने तरोताजा फिट और हैंडसम दिख रहे हैं, इसका राज क्या है साहब? राज कुछ नहीं है, एक मेंटल सेटअप है। पुलिस वाला जब बोलता है कि एक माइंडसेट रखो, स्ट्रेस मत लो, तो मुझे हंसी आने लगती है कि पुलिस वाला और स्ट्रेस न रखे साहब, ऐसे कैसे हो सकता है? आदमी मन से टूट जाता है, दिमाग से टूट जाता है, सोचने लग जाता है तो अच्छा खासा व्यक्ति भी डिमोरलाइज लगता है कि हम तो छोटे छोटे परिस्थितियों में विचलित हो जाते हैं। एक पुलिस वाला क्या करता है कि जो मेरे को टारगेट है, मेरे सामने जो चीज है, मैं पहले उसको सॉल्व कर लूं। पुलिस बनने का ख्वाब बचपन से रखा था आपने? पर्टिकुलर पुलिस तो नहीं, मगर मेरे को यूनिफॉर्म से प्रेम था। सरगुजा के मिल्खा सिंह थे आप। तो मैं कहा मिल्खा सिंह से कंपेयर कर रहे हो? पोत के पांव पालने में पहचान ले जाते हैं। वो पोत वो होता है जो अपने लक्ष्य को बचपन में ही पहचान लिया करता है और जिसका विजन क्लियर होता है, जिसके सपने स्पष्ट होते हैं और जो उन सपनों के पीछे दौड़ने लगता है, भागने लगता है। उसी शख्स को आने वाले समय में लोग शख्सियत के नाम से पुकारने लगते हैं। आज हमारे सामने एक ऐसी ही शख्सियत से रूबरू होने का समय आ चुका है जो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बनने का जो ट्रांजिशन पीरियड था उसका साक्षी रहा है, जो सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तनों के धड़कनों का बेहद करीबी से महसूस किया है। एक अनुशासित पुलिस अधिकारी जिसने वर्दी में रहते हुए कर्तव्य निष्ठा की मिसाल पेश की है और अब वर्दी से जब परे हो गए हैं तो समाज को अनुशासन, कर्तव्य और स्वास्थ्य के महत्व का संदेश दे रहे हैं। जो यह मानता है कि पद नहीं, अपने कार्य से प्रेम करो, अपने शरीर का ध्यान रखो, क्योंकि इसी में तुम अपने कर्तव्यों का निवारण करोगे, सम्मान अर्जित कर पाओगे। तो आइए स्वागत करते हैं मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक पुलिस सेवा के विभिन्न दायित्वों को कुशलता पूर्वक निर्वहन करने वाले राष्ट्रपति पदक से सम्मानित आज लाइव कैंपस के मंच पर जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, पूर्व सीएसपी रायपुर जीएस भामरा साहब का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं साहब। माशाल्लाह साहब, आप बड़े हैंडसम दिख रहे हैं आज। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, अगर हैंडसम तो दिख रहा है, कोई खुशी की बात होती है, बट हमें जानना चाहेंगे कि इस उम्र में भी आप इतने तरोताजा फिट और हैंडसम दिख रहे हैं, तो इसका राज क्या है साहब? राज कुछ नहीं है, एक मेंटल सेटअप है। यदि आप अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं और ऐसा लगना चाहिए कि भाई थोड़ी बड़ी चीज़ें तो ये होती रहती हैं, लेकिन यदि आदमी मन से टूट जाता है, दिमाग से टूट जाता है, सोचने लग जाता है तो अच्छा खासा व्यक्ति भी डिमोरलाइज लगता है। फ्रेश होने का कारण तो बहुत से रहते हैं कि हम सब चीज़ों से विमुक्त हो जाएं, छोटी छोटी बातों पे ज़्यादा ध्यान ना दें और अपने जीवन की रूटीन जो बातें रहती हैं उसमें फोकस करें कि हमें करना क्या है। बेसिक चीज़ें ये है कि जब तक आप अपना सेटअप, माइंड सेटअप नहीं रखेंगे, दिमाग से नहीं सोचेंगे, बाकी तो लोगों के लिए बहुत सी जगह है। लोग सोचते हैं फिट होने के लिए जिम जाना चाहिए, इधर जाना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। ठीक है, ये एक रास्ता है, लेकिन सबसे बड़ा जो रास्ता मैं अपना महसूस किया हूँ वो अपने आप में कि भाई आदमी का यदि माइंड सेटअप है कि हेल्थ के प्रति जागरूक है, और हेल्थ के प्रति जागरूक रहने के लिए हमें केवल खान पान तो एक चीज़ है ही है, बहुत लाजमी है कि हमें खाने में पीने में बड़ा संयोग बरतना चाहिए टाइम टू टाइम। लेकिन उसके बाद भी सबसे बड़ी जो मैं समझता हूँ वो है आदमी को स्वस्थ रहने का बेस्ट नज़रिया कि ज़्यादा स्ट्रेस यदि आप किसी चीज़ के फोकस करेंगे, कि जैसे मैं कुर्सी में बैठा हूँ, यदि मेरे मन में ये बात आई, मैं किसी अधिकारी के रूप में या मैं बोलूँगा क्योंकि मैं अधिकारी रहा हूँ, तो मेरे को चिंता सताएगी कि यदि मैंने कुछ इधर किया या कुछ बात नहीं मानी, कुछ होगा तो मेरी कुर्सी चली जाएगी। वो एक चिंता में आदमी डूबता है, तो काम के प्रति जो उसकी लगन होनी चाहिए वो भटक जाता है काम के। पुलिस वाला जब बोलता है कि एक माइंडसेट रखो, स्ट्रेस मत लो, तो मुझे हंसी आने लगती है कि पुलिस वाला और स्ट्रेस न रखे साहब, ऐसे कैसे हो सकता है? ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। हम यदि माइंड सेटअप नहीं रखेंगे तो बड़े बड़े जो लाइन ऑर्डर या बाकी परिस्थितियाँ, विषम परिस्थितियाँ जब हमारे सामने आती हैं तो हम ये सोचते हैं कि अब हम इसको विचलित हो गए और अपने आप को कंट्रोल नहीं किया। तो जो एक्शन हमको लेना है, जिस एक्शन से हम वो समस्या को समाधान कर सकते हैं, उसमें कई रास्ते हैं। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, बैठ के संवाद कर सकते हैं, दो पक्षों को बैठा के उनके आपसे समझौता करा सकते हैं, और यदि ऐसी घटना को रोकने का तरीका, माध्यम, यदि आप अपने दिमाग से आप सोचेंगे, यदि आप एक्साइट हो गए तो आप कंट्रोल क्या करेंगे। यदि मान लो कोई क्राइम सीन पे आप पहुंच गए और यदि आप सोचते हैं अरे ऐसा मर्डर हो गया, डकैती हो गई, और आप ही से बाहर हो गए, आप अपने आप पे नियंत्रण नहीं किए,
तो आपका जो विजन है, जो आपका टारगेट है कि मेरे को इस केस को डिटेक्ट करना है, वो आपको बाधा उत्पन्न करेगी, क्योंकि आपका माइंड सेट नहीं है। आप अपने माइंड को ढंग से सोचने की कि आखिर ये घटना हुई तो कैसे हुई, इसके पीछे क्या कारण है, कैसे इसमें किस प्रकार के लोग शामिल होंगे, या आखिर रीजन क्या होगा, इस केस के पीछे क्या होगा, ये माइंड सेटअप का और आपके स्वस्थ होने के ही कारण आप कर सकते हैं। भावना साहब, कई बार ऐसे समय आए होंगे जिसमें आप लॉ और ऑर्डर को फॉलो करवाना रहा होगा, और खास करके वो समय जब दो पक्षों में वाद विवाद हो जाए, उस समय आप अपना माइंडसेट फिर कैसे बनाते होंगे? दो पक्षों में कभी ऐसी घटना हो जाती है। देखिए, मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ। यदि माइंड आपका सेट है, एक जो अक्सर मेरे सामने बैठे हैं ये सब जानते होंगे कि गांव में बच्चा, गाड़ी चली आ रही है, ट्रक चला रहा है, और इन केस कभी कोई बच्चा क्रॉस किया या कोई व्यक्ति लड़का क्रॉस किया और गाड़ी उस पर चढ़ गई, गांव वाले तुरंत इकट्ठे होंगे और वो गाड़ी को घेर लेंगे। मीनवाइल यदि पुलिस वाले को खबर आई और पुलिस वाले वहां पहुंचे और लोगों ने चक्का जाम कर दिया, गाड़ी में आग लगाने की कोशिश, जो अक्सर होता है, आप लोगों ने देखा भी होगा, तो वहां पर यदि आप ये सोचेंगे कि चलो एक बच्चे की लाश सड़क में पड़ी है, बोले गांव वाले हम उसे उठाएंगे, टिल कि जब तक आप इसका मुआवजा या गाड़ी वाले को कार्रवाई या बहुत सी डिमांड होती है, तो वहां पुलिस अधिकारी होने के नाते मैं ये समझता हूं कि आदमी को बड़े संयम से, क्योंकि आपके सामने दो बातें, एक लॉ ऑर्डर जो गांव वालों ने घेर रखा है, कोई घटना हो सकती है, दूसरा एक व्यक्ति, बच्चे की लाश है, उठाने नहीं दे रहे, तो वहां पर किसी भी जो पुलिस अधिकारी है उसको अपने दिमाग सोचना चाहिए, बड़े कूल माइंड से। यदि आप एक्शन लेते हैं मैं बल प्रयोग करूंगा, तो बेगुनाह जो लोग, किसान जो जिनका बच्चा मरा है, जिनके गांव के लोग जो हुड़दंग कर रहे हैं, रोक रहे हैं, उन पर लाठी चार्ज करेंगे, बल प्रयोग करेंगे, तो हो सकता है कि बड़ी घटना और हो जाए। तो ऐसी स्थिति में ये माइंड का सेट होना और कंट्रोल में रखना ये बहुत ज़्यादा है कि मेरे को अब उनकी डिमांड, तो उसका तरीका केवल ये होना चाहिए कि हम गांव वालों से उनकी बात सुने, उनसे पूछें, और यदि बोलते हैं कि हाँ मुआवजा, तो इमीडिएट आपके कांटेक्ट, आपके रिलेशन ऐसे होने चाहिए। जनरली होता है कि हम अपने डीएम या कलेक्टर से बात करते हैं कि भाई ये मुआवजा इस तरह का मांग रहे हैं और बॉडी लाश को वहाँ से उठाने नहीं दी जा रही है, तो बेटर यही है कि हम इनको आश्वस्त कर दें कि हम आपकी डिमांड पूरी करते हैं, आपको मुआवजा मिलेगा, जिस बच्चे की डेथ हुई है उसको हमें मर्चुरी में भेज नहीं दिया जाएगा। तो ये माइंड सेटअप का केवल माइंडसेट जरूरी है, घटनाओं के स्थान पर भी अपने आप को शांत रखना, संयम पे रखना ये आवश्यक है। तो परिस्थितियां केवल पुलिस वाले के साथ नहीं, हम सबके साथ बदलती है और ऐसी स्थितियां हमारे पास में आती है। तो बात करने का वामरा साहब से केवल अनुभव ये था कि हम तो छोटे छोटी परिस्थितियों में विचलित हो जाते हैं, एक पुलिस वाला क्या करता है जब दो पक्षों को संभालना होता है। अरे एक चीज और बताइए, आप पुलिस बनने का ख्वाब बचपन से रखा था आपने? पर्टिकुलर पुलिस तो नहीं, मगर मेरे को यूनिफॉर्म से प्रेम था, और यूनिफॉर्म का मैं शुरू से, जब मेरा इंटरेस्ट था तो मैंने केवल उसी पे फोकस किया, और उसके लिए मैं एनसीसी ज्वाइन किया। एनसीसी ज्वाइन करने के उपरांत मैं विभिन्न उस पे रेंज में रहा, सीनियर अंडर ऑफिसर, ऑल इंडिया सर्विसेज, जितनी भी कैंप रहते थे मैंने, क्योंकि मेरा एक टारगेट था कि मेरे को यूनिफॉर्म फोर्स ज्वाइन करना है। लेकिन मेरा सिलेक्शन भी हुआ, जाके फाइनल इंटरव्यू भी हुआ, चूँकि डेस्टिनी को लिखा था कि नहीं तुमको देश की सेवा के नहीं, तुमको इंटरनल स्टेट की सेवा करनी है, तो मेरा वहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ और स्टेट सर्विस से मेरी सिलेक्शन हो गया, तो मैं पुलिस में ज्वाइन कर लिया। तो मेरी जो ख्वाहिश थी वो मेरी पूरी हुई। आपका नाम पुलिस महकमे में कई बार एक स्ट्रिक्ट ऑफिसर के साथ साथ में यादों में रखा जाता है, और कहा जाता है कि नहीं आप सुनते कम थे लोगों की, अपने काम पे मस्त रहते हो, अपने अनुसार से चलते हो। नहीं, ये बात कुछ हद तक सही भी है कि मैं कोई कंप्रोमाइज नहीं करता था। अपने विभाग में काम करते समय मेरा एक ही धुन रहता था, एक ही बात रहती थी मन में कि जो मेरे को टारगेट है, मेरे सामने जो चीज़ है, मैं पहले उसको सॉल्व कर लूँ, उसको काम करूँ। क्योंकि यदि हम जिस पद पे बैठे हैं, जनता पब्लिक को हम रेमेडीज नहीं दे पाए, यदि हम उसका सहयोग नहीं कर पाए, उनकी समस्या का निराकरण नहीं कर पाएंगे, तो फिर उस पोस्ट में रह के केवल बैठ के टाइम पास करने का औचित्य मैंने अपने आप में कभी ये नहीं सीखा। कि मुझे उसके लिए कई हर्डल भी हुए, कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ा, लेकिन मैंने उसकी चिंता नहीं की।
एक आपने अभी बात किया कि सिचुएशन के आधार पे आप अपने मेंटल स्टेटस को कांस्टेंट रख लेते थे, उस पर आप फोकस रहते थे, लेकिन जो फिजिक्स आपने रखी हुई अभी तक वो तो आज के पुलिस वालों में देखने को नहीं मिलती साहब, जिस तरह से आप अपने आप को फिट रखे हैं, तो करते क्या है और क्यों? ऐसा कुछ नहीं है, बस ये समझ लीजिए कि एक मैंने अपना, चूंकि मैंने आपको पहले बताया था मेरा रूटीन शुरू से ही एनसीसी स्पोर्ट्स मेरा प्रिय सब्जेक्ट था, और स्पोर्ट्स के कारण मैं अपनी हेल्थ पे ज़्यादा कॉन्शियस रहता था, क्योंकि यदि खान पीन में यदि आपका कंट्रोल ठीक नहीं है तो निश्चित रूप से आपकी जो बॉडी है, नाउ आई एम रनिंग 77, तो ऐसा लगेगा कि मेरे को आज भी मैं कहीं टी शर्ट वगैरह पहन के लगता तो लोग मेरे को बोलते हैं भाई तुम तो झूठ बोलते हो, तो जो मेरे को पुराने हो जानते भी हैं, लेकिन सवाल यह है कि उसके लिए आपने को थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। बहुत सी, जैसे अब मैं बोल सकता हूँ यहाँ से कि अल्कोहल, ड्रग, इन चीज़ों से पुलिस वालों का मतलब आम जनता को भी, नॉट फॉर ओनली पुलिस, सब लोगों को दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारी ऐसी बीमारी है जो अंदर धीरे 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 व्यक्ति को ख़त्म कर देती है, उसकी सोचने की, समझने की, या बाकी अंदर की जो हमारी बॉडी के ऑर्गन है उसको नष्ट करने में इनका बहुत बड़ा तो हाथ है। आपने कभी वाइन या नॉनवेज नहीं मैंने ड्रिंक से काफ़ी, उसका दो कारण है। जिस कम्युनिटी से मैं बिलोंग करता हूँ, लोग यही बोलते थे, एक सरदार और दूसरा पुलिस वाला, ये ड्रिंक ना करे तो असंभव है, मानते नहीं थे। तो मेरे बैचमेट या मेरे जब भी, अभी भी मेरी जब रियूनियन वगैरह होती है, मैं पूरे मध्य प्रदेश में जाता हूँ, कभी ग्वालियर, कभी जबलपुर, भोपाल, तो मेरे जो फ्रेंड सर्किल है कहते हैं यार बामरा साहब ये क्या है कि ठीक है रिटायरमेंट 2008 में हो गए हो, अरे अब तो चालू हो जाओ। मैंने कहा जब तब नहीं किया तो अब इसकी ज़रूरत क्या है। तो ये एक चीज़ है कि मैंने शुरू से इस बात को समझा था कि इसका फायदा नहीं, नुकसान ज़्यादा है। और मैं वर्दी में, मान लो अजी मैं ड्रिंक कर लिया, आप पार्टी चले गए रात में, और 11 बजे रात को, 12 बजे रात को मेरे को इमरजेंसी कॉल में आता है कि डकैती हो गई, मर्डर हो गए, तो मैं तो सोया रहूँ। पब्लिक को, जनता को, जिसने मेरे को पोस्ट किया, जिनको मैंने रखा है मेरे से, या मेरे अधिकारी, वो क्या सोचेंगे, क्या जिम्मेदारी मैंने इसको दी इस अधिकारी को, ये सोए हुए हैं या अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। कई मौके मैंने देखे ऐसे, मैं उसको हैंडल भी किया हूँ। सबॉर्डिनेट मेरे ड्रिंक करके लॉ एंड ऑर्डर में दिख जाते थे, तो बजाय लॉ एंड ऑर्डर वो संभालने के, मुझे को उनका लॉ एंड ऑर्डर संभालना पड़ता था कि भैया तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मामला बनते बनते बिगड़ जाएगा। तो ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं। तो ये भी एक कारण था कि इस नशे से मैं दूर रहा। आप कई स्पोर्ट्स की जो अकेडमीज है, आप उसमें भी महत्वपूर्ण पदों में रहे हैं, तो स्पोर्ट्स से आपको कोई विशेष लगाव रहा है? मेरा स्पोर्ट्स एक जुनून है जिसको बोलते हैं, कि मेरे को बहुत प्रिय है। मैं पहले फुटबॉल का खिलाड़ी रहा हूँ, यूनिवर्सिटी खेला हूँ, और जो उसके पहले मैं रनिंग करता था। तो रनिंग में मेरा ये था कि मैं दौड़ता था तो लोगों को ये नहीं पता चलता था कि प्रैक्टिस कब करता है। उसका कारण ये था कि मैं शाम को जब लोग अपने अपने घरों में घूमते थे, उस समय मैं ग्राउंड के चक्कर लगाया करता था। तो दौड़ते दौड़ते ये आदत हो गई थी कि मेरे को जहाँ भी मौका मिलता था मैं दौड़ने लग जाता था। और उस दौड़ के कारण कॉलेज में पढ़ते पढ़ते, जिस ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ग्रेजुएशन करते तक जो एनुअल फंक्शन होते थे, एनुअल डे होते थे, उसमें जो यदि जो बोलते चैंपियन, वो मेरे अलावा 3 साल तक, जब तक मैं रहा ग्रेजुएशन में, कोई बंदा बोले कि नहीं अब इस इवेंट तो छोड़ दो रनिंग में। बाकी थ्रो में, जंप में मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन रनिंग मेरा इंटरेस्ट था, तो उसमें मैंने अपना भरपूर उपयोग किया। सरगुजा के मिल्खा सिंह थे आप? नहीं, अक्सर मेरे को चिढ़ा बोला करते थे कि तू तो अंबिकापुर में सरगुजा के मिल्खा सिंह टाइप दिखते भी हो, बात भी करते हो, और तुम्हारी हॉबी भी ऐसी है। तो मैं कहाँ मिल्खा सिंह से कंपेयर कर रहे हो, लेकिन ये है कि मैं ज़रूर है कि मेरी की दौड़ने की मेरी इच्छा रहती। तो आज भी मैं सुबह उठ के जब तक पूरे 3-4 किलोमीटर न चलूँ, टेनिस न खेलूँ, स्पोर्ट्स मतलब बैडमिंटन, टेनिस मेरी प्रिय गेम है। मैं वाइस प्रेसिडेंट टेनिस में हूँ, स्टेट में एथलेटिक का पूरे स्टेट का प्रेसिडेंट रह चुका हूँ, अभी मैं चेयरमैन हूँ। तो ये मेरा फैशन था, तो इस फैशन के चक्कर में इससे जुड़ा। इसी दौरान मैंने
लोगों को मैंने ये बोला कि चलते रहोगे, खेलते रहोगे तो स्वस्थ रहोगे। मैंने हमेशा एग्जाम्पल अपना सेट किया है कि चलोगे, खेलोगे तो स्वस्थ रहोगे। स्वास्थ्य की बहुत अच्छी परिभाषा अभी आपने दी, चलोगे तो स्वस्थ रहोगे, इसलिए चलते रहिए, रुकिए मत। हम वैसे भी कहा जाता है रुक गए, रुका हुआ पानी फड़न ले लेता है, इसलिए बहती दरिया का पानी लेते रहिए, स्वस्थ रहिए। एक और है भामरा साहब कि आप उस समय यहाँ जिला का, जब हम जिला नहीं था, मध्य प्रदेश ही था, और मध्य प्रदेश दो हिस्सों में बट रहा था उस समय, और छत्तीसगढ़ बन रहा था। उस हर पल के आप करीब से साक्षी रहे हैं, चाहे वो सामाजिक परिवेश रहा हो, चाहे राजनीतिक रहा हो उस दौरान पे। तो थोड़ा सा मैं उधर भी चलना चाहूँगा, कई बहुत से लोग हैं जानना चाहेंगे कि उस दौरान हो क्या रहा था आसपास, और एक पुलिस ऑफिसर की निगाह कैसे देख रही थी, और उनके मन स्थिति में क्या चल रहा था कि आने वाला समय जो बट रहा है, आने वाला भविष्य छत्तीसगढ़ का कैसा होगा। ये बात सही कही आपने। उस दौर में ऐसे छत्तीसगढ़ में एक उबाल चल रहा था कि भाई मध्य प्रदेश इतना बड़ा राज्य है और छत्तीसगढ़ माइनिंग में, बाकी प्रोविंशियल में जितने भी माइनिंग्स हैं या बाकी जो सीमेंट फैक्ट्रियाँ, मतलब मोस्टली कोल वगैरह या जो भी मिनरल है वो यहीं से जा रहा है, सब कुछ यहाँ है, तो हमको कम से कम राजधानी का दर्जा, ये डिमांड कई साल लगातार चलती रही। उसमें हमारे यहाँ के वरिष्ठ नेतागण ने कई आंदोलन हुए हैं, कई जगह रैलियाँ निकली हैं, सब जगह से। उस दौरान हम यहाँ थे, चूँकि रायपुर एक बड़ा जिला था, तो जो भी जिनको भी आंदोलन करना रहता था, रैली यहीं होती थी, आंदोलन नहीं होते थे, आसपास से सब लोग आते थे। तो उस तरह चूँकि मैं यहाँ था उस समय दौरान में, मैं लाइन ऑर्डर ड्यूटी करता रहा, तो मेरे को उस समय जब अधिकारी भी जो मध्य प्रदेश से आते थे, मोस्टली CS रैंक के, चीफ सेक्रेटरी या हमारे DGP रैंक के या बड़े अधिकारी जो आते थे, रायपुर आते थे, तो वो केवल ये आंकलन करने के लिए कि राजधानी बनेगी तो कैसे बनेगी, क्या होगा, क्या क्या यहाँ हो सकता है। मैं उसका एकदम साक्षात, आई एम वेरी क्लोज टू दैट टीम, क्योंकि जब भी आते थे तो मैं एक लाइजनिंग का भी अधिकारी था, तो जनरली मैं उनके साथ रहता था, क्योंकि पूरा एरिया मेरे को, यहाँ कई सालों से मैं था, किसी को देखना रहता था कि भाई ये नया रायपुर चलना है या उधर जाना है। पहले कई बार सर्वे हुआ, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उसके आसपास का एरिया, फिर उसके पीछे मांडर, मतलब पूरा एरिया। तो सर्वे करने के उपरांत जब ये ऑलमोस्ट, ये तो निर्णय पॉलिटिकल लेवल ऊपर पे हुआ, जब भी केंद्र और राज्य के बीच में जब निर्णय हुआ, तो ये हुआ कि नहीं, अब छत्तीसगढ़ को अलग दर्जा राज्य का मिलना चाहिए। मिलने के लिए घोषणा की गई। जब मिलने की घोषणा हुई तो फिर राजनीतिक का उठापटक भी चालू हो गया कि CM अगला कौन बनेगा। लाइन ऑर्डर भी हुआ उस समय, कई ऑब्जर्वर आए, उसमें मैं था, लोगों से संपर्क में भी था। तो उस लाइन ऑर्डर में भी मैंने देखा कि बहुत से, अब यहाँ पर इतनी बातें बताना, बहुत सी चीज़ें जो मैं उचित नहीं समझता, लेकिन घटनाक्रम काफ़ी तेज से चला और उसका परिणाम आज ये है कि आज हमारा छत्तीसगढ़ इतना आगे विकसित, इतना प्रफुल्लित है। और नया रायपुर तो आप इसी कल्पना नहीं कर सकते, जो सरकार ने, पीछे सरकारों ने बनाया। लोग बड़े बड़े अलग स्टेट के लोग आते थे उसको केवल देखने के लिए कि बन कैसे रहा, क्या क्या हो सकता है। इसमें कोई निस्संदेह, इसमें कोई शक नहीं कि छत्तीसगढ़ बनने के बाद ये हम आज इस स्टेज पे पहुँचे हैं कि बड़े बड़े राज्यों के मुकाबले में हम अपने आप को गिनने की, भाई ये मेट्रो सिटी होने जा रही है। बहुत सारी आपकी जो कार्यक्षेत्र रहा उसमें आपने बहुत सारे अचीवमेंट किए। रिटायरमेंट के बाद अभी आप कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं चला रहे हैं, और स्पेशली उसका नाम आपने दिया है छत्तीसगढ़ सिख ऑफिसर एसोसिएशन। तो केवल सिख, और फिर उसमें सिख ऑफिसर्स को ही ले लिया आपने? मैं कहूँ कि इसके पीछे एक रीज़न ये था कि रिटायरमेंट के बाद मैं एक चाहता था कि व्यक्ति को रिटायरमेंट के बाद या तो किसी असाइनमेंट में लग जाए, या किसी का बिजनेस है तो बिजनेस करे। मेरा एक शुरू से टारगेट रहा है, मैं तो रिटायरमेंट के बाद मेरे पास कई कंपनियों का, लोगों का ऑफर आया था कि यार तुम लाइजनिंग के अच्छे अधिकारी हो तो हमें ज्वाइन कर लो, तो मैंने मना कर दिया। उसका कारण ये था कि मैं चाहता था कि रिटायरमेंट के बाद हम लोगों को, हमने जो लोगों से लिया, लोगों की सेवा हमें जो मिला है, अब हमारा समय उसको बांटने का है, उनको लोगों तक पहुंचाने का है।
यदि हम उसी उधेड़बिन में बचे पड़े रहेंगे तो हम लोगों को देंगे क्या। तो मैंने इस मकसद को देखते हुए मैंने एक पहले, क्योंकि मेरे बच्चे दोनों बाहर हैं, विदेश में, अमेरिका में हैं, तो मैं अक्सर जाया करता था वहाँ बच्चों से मिलने। वहाँ मैंने देखा कुछ ऐसे फोरम बने हैं जो कि सोशल एक्टिविटीज़ को और ऐसे कामों को बड़े ढंग से और बड़े अच्छे प्लेटफॉर्म में करते हैं। मैं कहा अमेरिका में जब इस तरह का एक फोरम बना के एक बहुत अच्छा काम किया जा रहा है तो इसको अपन यहाँ भी इम्प्लीमेंट कर। तो मैंने बहुत से वहाँ से लिटरेचर और कुछ कागज वगैरह लेके आया। मिलने के बाद, आने के बाद मैंने सबसे पहले, मेरे साथी यहाँ बैठे हुए एक दो जानते होंगे, मैंने एक फोरम बनाया था स्टेट लेवल पे। बड़ी मेहनत करने के बाद फोरम बना। उसका टारगेट था कि एंटायर छत्तीसगढ़ के जितने भी हमारे दूर दराज में हैं हमारे भाई, हमारे संबंधी, जो हमारी सब यहाँ की शासन की, राज्य शासन की, केंद्र की पॉलिसी से अवगत नहीं है, या उनको क्या फैसिलिटी मिल रही है और उनको उपलब्ध हो रही है कि नहीं हो रही है, शिक्षा के क्षेत्र में, बाकी और अन्य चीज़ों के बारे में, हेल्थ के बारे में, इन सब चीज़ों के लिए हमने संकल्प लिया था। हमारे साथ अच्छे अच्छे लोग जुड़े हुए थे। अनफॉर्चुनेटली वो किन्हीं कारणों से मेरे को और जो मेरे ऑर्गेनाइज़र थे जिन्होंने साथ दिया, वो उनको बैकफुट पे हम लोग चले गए, क्योंकि वो मैंने कुर्सी वाली बात जो आपको बताई थी वो मैं उससे बहुत ज़्यादा मतलब डिफर करता हूँ। मेरा खुद का ओपिनियन है कि मैं कुर्सी का, चूँकि जो आदमी, जो व्यक्ति 30, 34, 35 साल से कुर्सी में बैठा हो उसको कुर्सी का मुंह छोड़ देना चाहिए। और बाद में भी यदि रिटायरमेंट के बाद भी यदि कुर्सी का मुंह पड़ा रहे कि नहीं, यदि मेरे को आपने संयोजक या अध्यक्ष बना दिया तो मैं चिपक के बैठ जाऊंगा, ये बातों पे मेरे को थोड़ा सा आई एम नॉट कंफर्टेबल। तो मैंने उसको फिर छोड़ दिया। उसके उपरांत फिर मैंने कहा कि अब ऐसे अधिकारियों को, ऐसे लोगों को चुनूं जो अपने 30-35 साल कुर्सी में सेवा कर चुके हैं और कुर्सी का पूरा आनंद ले चुके हैं, और उनको कोई लालसा या कोई मन में ऐसी बात नहीं है कि अब उनको कुर्सी की जरूरत है। यदि ये कुर्सी की चिंता नहीं रहेगी तो काम में ध्यान देंगे और उनकी अलग अलग जो सोच है वो पॉजिटिव होगी। यदि आप कुर्सी की चिंता करते हैं तो आप फिर सोचने, तो आप लिमिट में आ गए ना। तो इसलिए मैंने ऐसे लोगों को चुना जो रिटायर्ड है, सिख ऑफिसर्स हैं। मैं छोटा दायरा, एक बड़ा बन सकता था, लेकिन बड़े में फिर वही बात आती थी, यदि मैं सबको लेता तो फिर वही जो कुर्सी वाली बात है उसके लिए फिर समस्या थी। तो मैंने इसको थोड़े से एक मॉडल के रूप में रखा। 3-4 साथी जो थे मेरे, उनको बैठ के हमने निर्णय लिया कि ऐसा करते हैं तो हो सकता है कुछ लोग जुड़ें। और उसमें भी मैंने सिख ऑफिसर एसोसिएशन इसलिए रखा कि सेवा तो हमें जन की करनी है, नाम इसको इम्पॉर्टेंट नहीं, लेकिन अधिकारी जो रिटायर्ड हो चुके हैं, जो हमें समझे, मैं उनको समझूं, तब काम चल सकता है। जहां तक यदि मानो इंसान अपना ईगो में जीता रहेगा कि मैं बड़ा, तुम बड़े, तो रिटायरमेंट के बाद मैं बड़ा छोटा नहीं मानता। मेरे सेशन में मेरे से कई सीनियर रैंक हैं तो ऑल इंडिया में हैं, चीफ इंजीनियर हैं, कई डॉक्टर हैं, लेकिन वो ये जानते हैं कि हम लोग में ये चीज़ें समाप्त हो चुकी हैं कि ईगो वाली बात हर्ट नहीं होनी चाहिए। तो सिख ऑफिसर एसोसिएशन इसी पार्ट में बनाया और उसमें 3 मोटो मैंने रखा, एक हेल्थ, दूसरा एजुकेशन, और तीसरा जो सब के लिए समस्या है वो फैमिली काउंसलिंग। परिवार के जो टूटते रिश्ते हैं, जो लगातार आप हर घर में, तीसरा घर में देखेंगे, बड़े से बड़ा हो, सीनियर रैंक पे हो, किसी अधिकारी हो, वो इस चीज़ से पीड़ित है। आप चूंकि इस शो में कई बार लोगों की चर्चा कर चुके हैं, आप भली भांति पांडे जी जानते होंगे कि ये समस्या हर घर में रहती है। तो हम लोग सोच रहे हैं अब एसोसिएशन के माध्यम से हम लोग दूर दराज से पारिवारिक रिश्तों को बुला के दोनों पक्षों को सुनते हैं, और सुनने के बाद जो पर्याप्त उनको सलाह दे सकते हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, यदि उसके बाद भी बात नहीं बनती है तो फिर हम कोशिश करते हैं कि भाई हम ही आपको कोर्ट के माध्यम से आपका निराकरण करा देते हैं। तो इस तरह से फैमिली काउंसलिंग के माध्यम से हम रिश्ते में भी काम कर रहे हैं, और एजुकेशन का तो हम जगह जगह काम कर ही रहे हैं, और फिर हेल्थ के लिए तो जगह जगह कैंप, और हमने एक छोटी सी यहाँ पर डिस्पेंसरी गुरुद्वारे के माध्यम से जगह लेके बनाई है, जिसमें 2 डॉक्टरों की चैम्बर है और लोग वॉलेंट्री सेवा करते हैं। तो ये है
बामरा साहब के स्वास्थ्य का राज, पहला इन्होंने कह दिया कि चलते रहिए, दौड़ते रहिए। दूसरा, पद को महत्व मत दीजिए, चिपके मत रहिए। और तीसरी सबसे बड़ी बात कर दी है कि आपको सब कुछ धीरे धीरे छोड़ने की आदत डालिए। और सिख समाज तो वैसे भी सेवा के लिए जाना ही जाता है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप हमेशा सेवा भावी रहिए और लोगों की सेवा करते रहिए। और शायद इसी कार्यक्रम को लेकर हमारा जो अब अगला सेशन चालू होगा पॉजिटिव हेल्थ का, हम वो भी लेकर के आ रहे हैं। बाबा साहब, हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप भी बैठें और समझें कि हम किस तरह के नए कॉन्सेप्ट को लेकर के आ रहे हैं पॉजिटिव हेल्थ के माध्यम से। और फिर आपसे लंबी चर्चाएं करनी है। और आपके जो एसोसिएशन के छत्तीसगढ़ सिख ऑफिसर्स एसोसिएशन के जो कार्यक्रम चलते हैं, हम उनको भी समझेंगे और मिलकर के कोशिश करेंगे कि जो फैमिली को लेकर के और जो परिवार टूट रहा है उसको लेकर जो आप चिंता करते हैं, हम उसके लिए भी साथ मिलकर कुछ काम कर सके तो बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पे आने के लिए। थैंक यू वेरी मच। बाबा अम्मा जैसे बुजुर्ग धुंधली आंखों से उम्मीद लगाए बैठे हैं। जहां रास्ते थक जाते हैं, हम वहां से ढूंढ कर लाते हैं। मोतियाबिंद से जूझती उनकी आंखों का इलाज कराते हैं और उनकी बुझती रोशनी को फिर से लौटा लाते हैं। आप भी इस उजाले का हिस्सा बनना चाहेंगे? आपका सहयोग पहुंचेगा श्री गणेश विनायक फाउंडेशन दृष्टिदीप कार्यक्रम के माध्यम से।